वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर कोर सब्जेक्ट जो कि आता है बीए और बीकॉम के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। इसके हम लेसन नंबर 2 पे हैं आज। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम कर रहे हैं लाइफ नैरेटिव्स। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में या लेसन नंबर 1 में समझाया था लाइफ नैरेटिव्स क्या होते हैं। तो लाइफ नैरेटिव की हम सेकेंड स्टोरी पे हैं विच इज़ अबाउट मयंक अस्टन सूफी। ठीक है, और उनकी जो चैप्टर का नाम है जो कि आपको इस स्टडी मटेरियल में पढ़ने के लिए बोला गया है वो है आई हैड कम टू फार। ठीक है, तो पहले अभी हम जानते हैं ऑथर के बारे में। मयंक अस्टन सूफी एक बहुत ही वेल नोन ऑथर, ब्लॉगर और फोटो जर्नलिस्ट है। उनका रियल नेम मयंक सिंह है। ठीक है, बट उन्होंने उसको चेंज कर लिया अपने लिखने वाले नाम के लिए मयंक अस्टन सूफी। अब उनको अस्टन के नाम से यहाँ पे रेफर किया गया है। He added his tribute to his favorite English novelist Jane Austen and Sufi as he is a follower of सूफी सेंट निज़ामुद्दीन अलिया। मतलब उन्होंने अपना नाम जो है मयंक अस्टन सूफी इसलिए रखा क्योंकि वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट के बहुत मतलब फॉलोअर थे। उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए उन्होंने उनका नाम उठाया अस्टन, और सूफी नाम उन्होंने लिया क्योंकि वो फॉलोअर थे सूफी संत जो है निज़ामुद्दीन अलिया उनके। तो इस तरीके से उन्होंने अपना नाम मयंक सिंह से चेंज करके मयंक अस्टन सूफी रख लिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं। उनका मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग जो है वो है दिल्ली वाला, और वो जो है हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक डेली कॉलम लिखते हैं विच इज़ कॉल्ड दिल्ली वाले। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी गाइड्स पब्लिश की हैं सिटी को लेकर के। वो कौन कौन सी हैं? द दिल्ली वाला, पोर्ट्रेट्स, दिल्ली फूड, दिल्ली हैंगआउट्स एंड दिल्ली मॉन्यूमेंट्स, ऑल पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स इन 2001। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था नोबडी कैन लव यू मोर, लाइफ इन दिल्लीज रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। और इसके साथ ही उन्होंने बुक लिखी थी नोबडी कैन लव यू मोर, लाइफ इन दिल्लीज रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट 2012 में। और उसी बुक का एक चैप्टर हमें इस स्टडी मटेरियल में दिया गया है स्टडी करने के लिए। तो ये था जो है ऑथर के बारे में कि मयंक सिंह, और उन्होंने अपना नाम मयंक अस्टन सूफी क्यों लिखा और उनका क्या बैकग्राउंड है। अब इसमें हमें बताया गया है कि सूफी पीसेज इन हिज ब्लॉग डेली कॉलम आर ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट द डाउन ट्रोडन एंड नेग्लेक्टेड रेजिडेंट ऑफ सिटी। इसमें उन्होंने अपने जो भी वो ब्लॉग्स लिखते थे या जो भी अपनी डेली कॉलम लिखते थे उसमें उन्होंने हमेशा बात की है डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन होता है मतलब वो लोग जिनको कि बैडली ट्रीट किया जाता है बाय पीपल इन पावर, लाइक जो अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए लोग नीचे के लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने कॉलम्स और अपने ब्लॉग्स में लिखा है। जैसे कि एग्जांपल रिक्शा वाला, स्ट्रीट वेंडर, रेड पिकर्स, माइग्रेंट वर्कर या टेलर्स जो होते हैं छोटी छोटी शॉप्स में, उनके बारे में वो लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे वेल नोन कॉर्नर, मतलब गली कहते हैं ना, गली कूचे और सिटी की हर जगह के बारे में उन्होंने लिखना पसंद किया है। इसके अलावा उन्होंने 3000 ऐसे ही ब्लॉग और 30,000 इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी हैं उन्होंने दिल्ली की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, विच इज़ जस्ट ओनली 1% ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन। ठीक है, उनको रिसेंटली मतलब उनको हम कह सकते हैं कि दिल्ली इज मोस्ट कंपेलिंग क्रॉनिकल एंड अ स्टोरी टेलर फोकसिंग ऑन ग्राउंड लेवल पोर्ट्रेज ऑफ द सिटी। उनको हम कह सकते हैं कि वो दिल्ली के मोस्ट कंपेलिंग क्रॉनिकलर्स हैं। क्रॉनिकलर्स मतलब जो लोग हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो दिल्ली की हिस्ट्री लिखने वाले एक बहुत ही मोस्ट कंपेलिंग राइटर हैं वो, जो कि फोकस करते हैं ग्राउंड लेवल की चीज़ों पे। उनकी जो बुक है नोबडी कैन लव यू मोर जो 2012 में आई थी, हैज़ क्रॉनिकल्ड द लाइव्स ऑफ सेक्स वर्कर्स इन दिल्ली इन फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया। उनकी ये जो बुक है वो सेक्स वर्कर के बारे में है जो कि दिल्ली के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, विच इज़ जीबी रोड या ग्रास्टन बेस्टन रोड, जिसका कि फुल नाम है ग्रास्टन बेस्टन रोड, जो कि एक ब्रिटिश कलेक्टर के नाम के ऊपर रखी गई थी। अपनी इस बुक में उन्होंने बहुत सारे कोठों के बारे में बात की है। कोठा मीन्स लाइक इंग्लिश में उसको ब्रोथेल्स बोलते हैं। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने कैप्चर किया है। उनकी अनकन्वेंशनल लाइफ, मतलब कि जो कि नॉर्मल लाइफ से हटके है, उस नॉर्मल लाइफ से हटके में भी क्या ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो सब इन्होंने अपनी इस बुक में कवर किया है। ठीक है, मैं आपको इसकी समरी बताती जा रही हूँ क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों के लिए इसमें हाईलाइट कर दी हैं।
Now his book was written with aim to tell their stories to the world. Their story means सेक्स वर्कर की जो स्टोरीज है उनकी बुक जो है उस इस दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं. उनकी बुक का जो टाइटल है वो कहाँ से आया था? वो टाइटल आया था किसी कस्टमर ने किसी सेक्स वर्कर के लिए दीवार पे लिखा हुआ था कुछ. उस दीवार पे जो लिखा हुआ था उस कस्टमर ने, उससे उन्होंने उठा करके अपनी बुक का टाइटल डाला. ठीक है. Now in Sufi's own word, he wanted to capture, जो मैंने आपको बताया, he wanted to capture the ordinariness of their extraordinary life. मतलब उनकी जो हटके लाइफ है, उस हटके लाइफ में, मतलब एक डिफरेंट सी लाइफ है ना, डेफिनेटली उनकी उस डिफरेंट सी लाइफ में क्या ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने बताना चाहा है. ठीक है. अच्छा, एक ही मैं बता देती हूँ टाइटल के लिए. देखिए, जो कोई कस्टमर किसी सेक्स वर्कर के लिए लिख के गया था दीवार पे, दैट वाज निगत. निगत वाज द नेम ऑफ दैट वर्कर. आई लव यू, नोबडी कैन लव यू मोर देन मी, थैंक्स मनोज, जो कि 21/12/2010 में किसने लिखा था. तो जब उन्होंने दीवार पे ये टाइटल लिखा हुआ देखा तो उनको बहुत अपील किया और उन्होंने बुक का नाम इसी टाइटल के ऊपर, अपनी बुक का टाइटल इसी राइटअप के हिसाब से उन्होंने लिया, नोबडी कैन लव यू मोर देन, नोबडी कैन लव यू मोर. ओके, तो इसको उन्होंने देख करके अपनी बुक का टाइटल लिखा. अब उनका जो सब्जेक्ट मैटर है इस नॉवल का बहुत ही अनकन्वेंशनल मतलब जनरली जो नोट बेस्ड ऑन व्हाट इज जनरली बिलीव्ड, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उससे हट के हैं उनका सब्जेक्ट मैटर. बिकॉज नोबडी विल गो वेरी इजीली टू राइट अबाउट द सेक्स वर्कर और अबाउट द प्रोस्टिट्यूट्स. ठीक है. तो इसलिए उनका जो सब्जेक्ट मैटर था नॉवल का या बुक का बहुत ही हटके था. ठीक है. एंड विदाउट डीलिंग विद द uncomfortable aspect of profession, मतलब डेफिनेटली nobody would like to talk about the prostitute, about their life. तो उन्होंने इस अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट को उठाया और उस प्रोफेशन की जो अनकम्फर्टेबलनेस थी उसको उन्होंने बहुत मतलब इतना ध्यान नहीं दिया और इस टॉपिक के बारे में उन्होंने लिखना पसंद किया. अब उसके क्या अनकम्फर्टेबल एस्पेक्ट हैं उस प्रोफेशन के कि वो इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी बात हो सकता है, छोटी छोटी लड़कियों को फोर्सफुली पुल किया जाता है उसके बारे में भी बात हो सकता है. लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट पे ध्यान दिया कि वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की लाइफ कैसी है. ठीक है. और वो जो वर्कर्स हैं वो डेफिनेटली एज अ डिसरिस्पेक्ट किए जाते हैं सोसाइटी में, उनकी कैसी फैमिली है, उनकी फैमिली जो है उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है. तो ये सब चीज़ें उन्होंने उसके बारे में जानी और लिखी. और ये सब उन्होंने कहाँ से जाना? उन्होंने इंटरव्यू किया बहुत सारे शॉपकीपर्स को जीबी रोड पे, जो कि उन लेडीज़ के साथ, उन वुमेन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते जो कि उनकी शॉप्स के ऊपर रहते हैं. और इवन लुकिंग एट द कोठास इज टैबू मतलब कि सोशली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि हाँ ये अच्छी चीज़ नहीं है सोशली, तो वो ऊपर देखना भी पसंद नहीं करते. पीपल फ्रॉम नेबरिंग फरहास खाना वॉर्न देयर चिल्ड्रन नोट टू लुक अप वाइल पासिंग थ्रू जीबी रोड, मतलब आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं जो वो जब जीबी रोड से निकलते हैं तो अपने बच्चों को वार्न करते हैं कि तुम्हें ऊपर की तरफ नहीं देखना है, या वो किसी काम से उधर जाते हैं तो भी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मना करते हैं कि आपको ऊपर की तरफ नहीं देखना है. सूफी ने अपनी इस बुक के लिए किन किन को इंटरव्यू किया? उन्होंने इंटरव्यू किया शॉपकीपर को ऑन जीबी रोड, मंदिर के पुजारियों को, अपने एक फेलो राइटर को, और भी कई लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया. हाउएवर उनका जो फोकस था अपनी बुक में ऑन द रेजिडेंट ऑफ वन कोठा, किसी एक कोठे के रेजिडेंट के लोगों के, रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है. ठीक है. अब वो कहते हैं द प्रिस्क्राइब्ड रीडिंग इन योर कोर्स इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक. सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक है आपकी रीडिंग में. इसको केयरफुली रीड कीजिए स्टडी गाइड को कि उसमें क्या क्या है और कैसे इसको क्रिटिकली एग्जामिन किया गया है, क्योंकि उसके थ्रू हमें राइटिंग स्टाइल पता चलेगा. ठीक है. द ऑथर अ वेल नोन ब्लॉगर टेल अस हाउ ही स्टार्टेड टू राइट हिज बुक. उन्होंने कैसे अपनी बुक लिखनी शुरू की. उनका एक फ्रेंड था जिसने उनको रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरे एक मतलब जानकार हैं जो एक कोठे के प्रोप्राइटर हैं, उनके बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आप जाना चाहोगे? तो वो तैयार हो गए, क्योंकि उनको लगा कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक डिफरेंट साइड ऑफ सिटी देखने के लिए. तो वो वहाँ पे कुछ महीने उनके बच्चों को पढ़ाने गए और पढ़ाने के बाद भी वो कंटिन्यू उस प्लेस को विजिट करते गए, क्योंकि उनके माइंड में क्यूरियोसिटी चल रही थी जानने के लिए वहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ को. तो अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस उनकी बुक से एज इट इज़ उठा करके लिखी गई हैं उनका राइटिंग स्टाइल दिखाने के लिए. तो इसको हम पढ़ते हैं.
आई स्टिल फाउंड माई सेल्फ कमिंग टू द कोठास, मैं अभी भी अपने आप को कोठे पे वापस आता हुआ देखता हूँ। क्यों? फैसिनेटेड बाय द ऑर्डनरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ्स ऑफ द पीपल, कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ की क्या ऑर्डनरी चीज़ें हैं। आई थिंक हैव बीन शेफर्ड बाय द सर्कमस्टेंसेज इन टू लिविंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ। वो कहते हैं कि शायद इन लोगों को फोर्स हो गए हैं, वो मतलब फोर्सफुली अपने सर्कमस्टेंसेस के कारण वो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। और इट वॉज in an attempt to seek sign of normalcy in an abnormal world that I started to work on this book. उनको ये बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो जानना चाहते थे कि इस एबनॉर्मल वर्ल्ड में क्या साइन है नॉर्मल की, यहाँ की मतलब इस एबनॉर्मल वर्ल्ड की नॉर्मल लाइफ कैसी है। इस चीज़ को जानने के लिए उनको क्यूरियोसिटी हुई और इसी क्यूरियोसिटी से उनको प्रेरणा मिली ये बुक लिखने की, जो उन्होंने अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन किया गया उनके राइटिंग स्टाइल को कि मोस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कंप्राइजेज इज कन्वर्जेशन विद सुषमा। जो फर्स्ट चैप्टर है, एक सुषमा नाम की वहाँ पे मिडिल एज सेक्स वर्कर है, उसके साथ कन्वर्जेशन पे रिलेटेड है, जो कि कोठा 300 उस कोठे का नाम था जहाँ पे वो काम करती थी। ठीक है। और यूज्ड एज एन इंसल्ट और एब्यूज, डेफिनेटली उनको सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इंसल्टिंग वर्ड और एब्यूज माना जाता है अपने आप में। ये सब बताया उन्होंने। इन एडिशन टू सुषमा के साथ वहाँ पे निगर्ट, फलक, फातिमा, सुमायरा ये और काम करती थी। और इसके अलावा वहाँ पे सबीर भाई थे, जो कि मैनेजर थे उस कोटे के, जिनके कि 4 यंग बच्चे थे, जिनको कि वो पढ़ाने के लिए इंग्लिश वहाँ पे गए थे। सुषमा जो है, जिसके बारे में मेनली फर्स्ट चैप्टर में बात की गई है, वो 47 ईयर ओल्ड है और 5 साल से इस कोटे पे काम कर रही है। ठीक है। और ऑथर ने बताया है कि वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि बहुत मेकअप करके बैठी हुई हैं, चमक धमक वाले कपड़े पहने, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल लेडी की तरह थी। सलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई थी हल्के कपड़ों की। और द ऑथर रिमार्क्स दैट शी कुड ईजिली पास आउट एज द मदर ऑफ टीनेजर, जैसे एक टीनेजर की मम्मी होती है वैसी वो दिखती थी बिल्कुल। और सुषमा सीम्स टू बी क्वाइट कंफर्टेबल विद द ऑथर एंड ट्रीट हिम लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। सुषमा ऑथर के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और उनसे बिल्कुल फ्रेंड के साथ जैसे बात करती थी। वो उनको सूफी कहलाती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनके बालों में मेहंदी लगाती थी और उनको अर्ज करती थी कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और हम सेटल डाउन हो जाएंगे। कई बार वो अपनी लाइफ के बारे में भी उनके साथ डिस्कस करती थी। जब ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे चेहरे पे ये स्मॉल टैटू कैसा बना हुआ है, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि उनकी एक फ्रेंड थी चोवी, उसने बनाया था उसके मुंह पे, और वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी 7 साल से, और ईच अदर बट नाउ इट्स बीन बट अब 15 साल हो चुके हैं कि चोवी जो है बंगाल वापस चलेगी, और बंगाल जाने के बाद चोवी ने उससे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो इसलिए सुषमा थोड़ी सी सैड रहती है। सुषमा अपने बारे में ऑथर को बताती है कि वो बैंगलोर से है और जीबी रोड पे आई वो क्योंकि शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ। उसकी मदर मर गई थी तो उसके फादर ने दोबारा शादी की और उसकी स्टेप मदर उसको बहुत परेशान करती थी। जब उनके एक फैमिली फ्रेंड ने उनको बताया कि दिल्ली में तुम्हें कोई नौकरी मिल सकती है, तो वो उसके साथ यहाँ पे आ गई, ये सोच के कि शायद कुछ घरों में काम करने का मौका मिलेगा, बट वो फंस गई यहाँ पे आकर के जीबी रोड में। जो है शी आंसर्स हिज क्वेश्चंस अबाउट हर पास्ट बट नॉट ऑलवेज। वो हमेशा अपने पास्ट के क्वेश्चन के, जो ऑथर मतलब उनसे क्वेश्चन पूछते थे उनके पास्ट के बारे में, उसके बारे में आंसर करती थी, बट हमेशा नहीं करती थी। कभी कभी जब ऑथर उससे पूछता था कि तुम घर नहीं गई, तो वो मतलब अवॉइड करती थी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब वो कैसे बताया, ये उनकी बुक से ये डायलॉग्स हैं जो उनकी बुक्स में लिखे हुए थे। जब उन्होंने सुषमा से पूछा कि तुम अपने घर क्यों नहीं गई, तो ऑथर ने पूछा डिड यू रिटर्न, पापा रिफ्यूज टू सी मी। उसने कहा कि मेरे पापा ने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। डिड यू टेल हिम व्हाट यू हैड स्टार्टेड डूइंग, क्या तुमने बताया अपने फादर को कि तुम क्या करती हो। उसने कहा नहीं, पर ये जो चीज़ें छुपाने से छुपती नहीं है, आपको पता ही है, अगर एक लड़की एक रात के लिए भी अपनी घर से बाहर जाती है तो सोचते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट चली गई है, तो इतना वो बोलती है और फिर उसके बाद उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोलती है कि सी द दाल इज रेडी, देखो दाल तैयार हो गई है। तो ऑथर उससे फिर बात करने की कोशिश करता है ऐसे बोल के, बट सुषमा उस टॉपिक के बारे में वो उसको रिप्लाई करती है लीव इट सूफी इनफ, आई डोंट वांट टू रिमेंबर ओल्ड थिंग, इसको छोड़ दो, मैं पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। तो मतलब वो अपने पास्ट के बारे में कई बार बात नहीं करना चाहती थी, लाइक जैसे उन्होंने शी इवेड्स आंसरिंग हिम, तो वो अवॉइड करती थी उसको आंसर करने के लिए। What happened to
Her is the story of almost every sex worker. Most of them are deceived, sold out to pimps or forced to come to the courthouse. मतलब उन्होंने कहा कि जैसे कि सुषमा की लाइफ थी वैसे ही जनरली मोस्ट ऑफ द सेक्स वर्कर की लाइफ होती है। उनको छोड़ दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है या उनको फोर्स किया जाता है कोठे में रहने के लिए, क्योंकि वो अनपढ़ होती है और उनके पास कोई स्किल नहीं होता और उनके लिए कोई और ऑप्शन ही नहीं होता एम्प्लॉयमेंट का। तो और वो एक अनजान से सिटी में स्टक हो जाती हैं और कहीं जा नहीं पाती। उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली उनको छोड़ चुके होते हैं, तो उनको फोर्सफुली वहीं रहना पड़ता है। एज सुषमा टेल्स सूफी, अब ये उनकी बुक से फिर से लाइंस आ गई हैं कि सुषमा ने जैसे सूफी को बताया, आई इनिशियली रिफ्यूज बट देन आई हैड नो चॉइस। पहले मैंने इस काम को करने के लिए मना कर दिया पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। वाई आर यू सेइंग दैट, अब उसने पूछा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो उसने कहा आई हैड कम टू फार, आई कुड नॉट रिटर्न होम। अब मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मैं अब अपने घर नहीं जा सकती। ठीक है, नोट दैट द सेंटेंस ऑफ सुषमाज इज द टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर। जो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है आई हैड कम टू फार, आई कुड नॉट रिटर्न। ठीक है, ये जो है ये उन्होंने अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखा, जो कि सुषमा की ही अपनी लाइनें थी। कई बार सूफी को ऐसा लगता था कि सुषमा सच बोल रही है। वो कई बार 100% कन्विंस नहीं होते थे कि सेरीन जो है सुषमा का रियल नेम है और वो बैंगलोर से है, क्योंकि वो बहुत ही फ्लुएंट हिंदी बोलती थी जैसे कि कोई नॉर्थ इंडियन बोलता है। तो वो कई बार सोचते भी थे कि सुषमा सच बोल रही है या नहीं। एक बहुत लंबे पैसेज में ऑथर ने सुषमा के रूम को डिस्क्राइब किया है कि उसके रूम की जो छत थी वो कैसी थी। वो एक प्रॉपर रूम भी नहीं था, वो एक कवर्ड एरिया था और उस पर टिन की रूफ थी। वो होती है ना एल्यूमिनियम की, जो वो पतरी सी रख देते हैं, तो टिन की रूफ थी। अब नाउ इट सेज कि आप केयरफुली रीड करो कि हाउ ईच आइटम इज लिस्टेड, हाउ ऑथर हैज लिस्टेड ईच आइटम, बिकॉज हमें हर ऑथर का राइटिंग स्टाइल ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ताकि उसी को ध्यान में रखते हुए जब हमें राइटिंग का टास्क आएगा एग्जाम में, हम उन चीज़ों को अगर हमारे माइंड में होंगे तो हम उस तरीके से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो कैसे केयरफुली उसने हर एक आइटम को लिस्ट किया अपनी बुक में। द फेडेड मैट्रेस, प्लास्टिक प्लेट्स, एल्यूमिनियम बॉल्स एंड अ हाफ जार ऑफ राइस, द ओवरऑल इफेक्ट इज सैड। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक आइटम को डिस्क्राइब किया। मोर देन एनीथिंग एल्स सुषमा's बिलोंगिंग पोर्ट्रेज हर कंडीशन, मतलब किसी भी चीज़ से बढ़ के ज़्यादा वो सारी चीज़ें सुषमा की कंडीशन को बताती थी कि सुषमा कैसी कंडीशन में रहती है। वो इतनी पुअर थी कि उसके पास एक चम्मच भी नहीं थी सूफी को खाना खाने के लिए। जब खाना दिया उन्होंने, दाल राइस दिया, तो दाल राइस खाने के लिए उसके पास एक चम्मच भी नहीं थी। वो इतनी गरीब थी कि वो सूफी को दे सके। और सर्दियों में वो एक छोटे से बॉक्स रूम में सोती थी जो कि स्टेयर केस के पास था। वो रूम इतना छोटा था कि वहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। और उनकी बुक में द अकम्पनिंग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स इन द बुक एड टू द ओवरऑल इफेक्ट। उन्होंने अपनी बुक में कहीं कहीं पे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स डाली हुई है ताकि उनकी जो स्टोरी है उसमें इफेक्ट आए। जब हमें कुछ पिक्चर्स दिखते हैं तो हमारा माइंड विजुलाइज करने लगता है ना, तो इसलिए उन्होंने कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोज डाली हुई हैं। स्पेशली द वन विद सुषमा विद हर बैक टू द कैमरा वॉशिंग यूटेंसिल्स ऑन द रूफ ऑफ द कोठा। जब वो कोठे की छत पे बैठ करके अपने बर्तन धो रही है तो उनको बैक से उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है उस पिक्चर में। The author doesn't draw our attention to her difficult and wretched life with words that invite us to pity her, yet he is sensitive in his behavior, chatting with her and sharing her humble meal। वो कह रहे हैं कि ऑथर अपनी बुक में उसकी लाइफ को नहीं दिखाना चाहता कि वो कितनी मतलब दयनीय स्थिति में रहती है या कितनी डिफिकल्ट उसकी लाइफ है, पर स्टिल सेंसिटिविटी है उनके बिहेवियर में जब वो सुषमा से बात करते हैं या उनके साथ अपनी मील शेयर करते हैं। ऑथर वॉज क्यूरियस टू नो, ऑथर जानना चाहता था कि क्या सुषमा को कभी किसी से प्यार हुआ है। तो उसने बताया कि हाँ, मेरा 20 साल का एक लंबा रिलेशन था एक कारपेंटर के साथ जो कि करोल बाग से था, प्रेम कुमार उसका नाम था। और वो याद करती है कि वो कितनी उसकी केयर करता था, कितना उसका ध्यान रखता था। उसने अपनी फैमिली को छोड़ा उसके साथ आने के लिए मेरठ तक, जो कि जब वो शिफ्ट हो गए कबाड़ी बाजार में, जो कि वहाँ का एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया था। जैसे कि जीबी रोड दिल्ली का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वैसे ही कबाड़ी बाजार मेरठ का डिस्ट्रिक्ट एरिया, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया है। पर अनफॉर्चुनेटली प्रेम कुमार जो थे वो छत से गिर करके मर गए और सुषमा ने उनको वहीं पे क्रिमेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड।
ठीक है। सूफी इज नॉट कंटेंटेड टू इंटरव्यू सुषमा एंड वांट्स टू ऑब्जर्व हर एट वर्क। वो सिर्फ उसको इंटरव्यू करके संतुष्ट नहीं हुए थे अपनी बुक लिखने के लिए, वो उसको देखना चाहते थे कि जब वो अपने काम पे जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है। तो सुबह सुबह जब वो खड़ी होती थी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके कस्टमर्स होते थे माइग्रेंट वर्कर जो कि रात की शिफ्ट करके सुबह वापस आ रहे थे, तो वो वहाँ पे जाकर के देखना चाहते हैं कि सुषमा कैसे अपने कस्टमर्स को बुलाती है, सॉलिसिट कस्टमर्स, और कैसे उनको शेमलेसली वो जो कॉलिंग आउट अनअशेम्डली टू मैन पासिंग, और कैसे वो बिल्कुल बेशरम होके उन आदमियों को बुलाती है अपने तरफ। ये जो है इट इज़ ए डिस्ट्रेस बाय रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ए प्रोफेशन। ये तो थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है उन लोगों के लिए जो कि इस प्रोफेशन से एक्वेंटेड नहीं है, सुनना या जानना। सूफी फील सॉरी फॉर हर व्हेन शी डजंट गेट एनी कस्टमर एंड प्रॉमिस टू कम अगेन द नेक्स्ट डे। सूफी को बहुत बुरा लगता था जब किसी दिन उसको कोई कस्टमर नहीं मिलता था और उसको वो बोलते थे कि हाँ हम नेक्स्ट डे आएंगे, मतलब उसको कोई कस्टमर नहीं मिल पाता था। उसके बाद नेक्स्ट डे सूफी जो है सुजान सिंह पार्क में, जो कि एक दिल्ली का अपस्केल नेबरहुड एरिया है जीबी रोड का सराउंडेड, जहाँ पे अच्छे वेल एजुकेटेड और अच्छे लोग रहते हैं, वो वहाँ पे गया अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पार्टी वार्टी इंजॉय करने के लिए, और उसको वो जीबी रोड पे वापस आने की डिज़ायर नहीं। वो कहते हैं ना काफ़ी दिनों से वो लगातार जीबी रोड पे जा रहा था, फिर एक दिन उसने ब्रेक ले लिया, अपने फ्रेंड सर्कल में गया सुजान सिंह पार्क में, उसने पार्टी वार्टी अटेंड की, तो उसको मन नहीं हुआ जीबी रोड पे वापस आने के लिए। पर वो नेक्स्ट डे आया और उसने देखा कि सुषमा जो है छत पर बैठ के खाना बना रही है। वो उसको एक कश्मीरी शॉल गिफ्ट करता है जो कि उसकी मदर का था, जो कि वो शांति से ले लेती है। द मिक्स साउंड ऑफ इवनिंग प्रेयर्स, और आसपास से जो है इवनिंग प्रेयर की साउंड आ रही है टेम्पल से और मॉस्क से। तो देखिए ये सब पिक्चर्स दिखाने का तरीका है कि राइटर बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, आसपास से ये साउंड आ रही है। सो दीज आर द ऑल इफेक्ट्स ऑफ राइटिंग। इसके अलावा सुषमा के अलावा सूफी ने जो है वहाँ पे सारा भाई जो कि मैनेजर थे उस कोठे के, उनको भी इंटरव्यू किया, और सेक्स वर्कर लिविंग देयर गिव मोर देन, जिनको कि वहाँ पे काम करने वाले सभी सेक्स वर्कर अपनी आधे से ज़्यादा अर्निंग दे देते थे। किस लिए कि वो उस जगह का रेंट और बाकी जो यूटिलिटीज़ वो वहाँ की यूज़ करते थे। जो सारा भाई थे वो इस जगह को बहुत ही लो ओपिनियन देते थे। वो कहते थे कि ये तो एक चिड़ियाघर है, यहाँ पे जितनी भी सेक्स वर्कर काम करते हैं वो सब झूठे हैं, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो आपस में ही फाइट करते हैं अगर कोई लेडी उनके लिए ट्रबल करती है तो, और फिर वो उनको जाने के लिए बोल देता है अगर कोई परेशान करती है तो। सारा भाई एंड पलक सीम्स टू बी अ कपल, हैव 4 चिल्ड्रन। सारा भाई और पलक उनकी वाइफ का नाम था, इनके 4 बच्चे थे। फातिमा जो है वहीं पे रहने वाली एक और रेजिडेंट थी जैसे कि सुमायरा थी, हु इज़ टू इल टू एंटरटेन कस्टमर एंड इज़ लाइक अ सर्वेंट एट कोठा डूइंग ऑड जॉब्स फॉर अदर रेजिडेंट। सुमायरा जो थी वो बहुत ही बीमार थी तो वो कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं कर सकती थी, तो वहाँ पे एक सर्वेंट के जैसे वो काम करती थी दूसरे रेजिडेंट के लिए। तो ये तो हुआ उनके चैप्टर की कुछ लाइनें और उसका क्रिटिकल एनालिसिस। अब हम उनके नरेटिव स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मयंक अस्टन सूफी हैं उनका नरेटिव स्टाइल कैसा था। अब उनके नरेटिव स्टाइल में देखो, उन्होंने 3 साल तक जीबी रोड पे जा करके लोगों को इंटरव्यू किया और ऑब्जर्वेशन की अपनी ये बुक को लिखने के लिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट देर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्ट कोटेशंस। उनकी बुक में उन्होंने सीधी बिल्कुल डायरेक्ट कोटेशन लिखी है। जैसे उन्होंने इंटरव्यू किया तो सुषमा ने जो बोला, सारा भाई ने जो बोला, या बाकी कुछ और दूसरे सेक्स वर्कर ने जो बोला, उन्होंने उनको सीधे सीधे लिख दिया उन्हीं के वर्ड्स में। उन्होंने उसको कुछ भी डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं की और चेंज करने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण उनका जो नैरेटिव स्टाइल है बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। सूफी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड सुषमा's रिप्लाईज आर रीप्रोड्यूस्ड विदाउट चेंजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि जनरली मोस्टली बायोग्राफीज में होती है। दूसरी टेक्निक क्या थी? अटेंशन टू डिटेल। उन्होंने बहुत अटेंशन दी है छोटी छोटी डिटेल को, जैसे उन्होंने उसके रूम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो ये उनकी एक दूसरा जो है राइटिंग टेक्निक का तरीका था। A good writer does not hesitate to include details that are potentially embarrassing or disturbing. Describing Sushma, he writes, "She is a sex worker. Her rate is 150 rupees. After bargaining, it can come down to 120 rupees. A smart customer
कैन ब्रिंग इट फर्दर टू 100 रुपीज़, जो कि उनकी बुक में पेज नंबर 2 पे है। मतलब उन्होंने लिखा है कि जो एक अच्छा राइटर है वो डिटेल्स को लिखने में एम्बैरस या डिस्टर्बिंग फील नहीं करता। मतलब आप देखो कि ये ऐसी चीज़ थोड़ी सी एम्बैरेसिंग किसी को लग सकती है सुनने में, पर एक जो अच्छा राइटर होता है वो डिटेल्स को ज़रूर लिखता है, भले ही वो कितनी ही एम्बैरेसिंग या डिस्टर्बिंग क्यों ना हो। ठीक है, ही डज नॉट नीड टू अंडरलाइन हर हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन, सिंपली गिविंग फैक्ट इज इनफ। वो उसकी जो हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, सिर्फ फैक्ट दे रहा था कि भाई क्या है। दिस ऑनेस्टी इन रिकॉर्डिंग एक्सटेंड टू हिज ओन रिएक्शन टू। सूफी डज नॉट रिमेन साइलेंट अबाउट हिज डाउट्स और थॉट्स दैट ही गो थ्रू हिज हेड। और उन्होंने अपनी जो रिएक्शंस थे और अपनी जो थॉट उनके माइंड में जा रही थी उनको भी डायरेक्ट लिखा है। When Fatima is waiting along with Sushma for customer, he wonder why any man would pay to sleep with her. Why will any man come to her? What goes on in her mind when young men sleep with her? तो वो सोचता था कि फातिमा के पास आने के लिए कोई कस्टमर क्यों आएगा, क्योंकि मतलब ऐसा उसमें क्या है, या फिर इसके माइंड में क्या जाता होगा when she is sleeping, what goes in her mind when young men sleep with her। तो उसके माइंड में क्या जाता होगा जब थोड़े यंग मैन उसके साथ सोते होंगे। ही वंडर्स इफ सुषमा बात, उनको ये भी सोचते थे वो अपने माइंड में, क्या सुषमा बात करती है आफ्टर हर वर्क। Sometimes he feel overwhelmed by the condition of GB Road and want to escape. Watching Sumaira who is ill doesn't have long to live, he says। वो कह रहे कभी कभी वो इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते थे GB रोड की लाइफ को देख के कि वो वहाँ से निकलना चाहते थे, क्योंकि एक इल लेडी भी रहती थी वहाँ पे ना। तो मतलब कैसे सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बताते हैं। Even though it makes him appear unsympathetic and prejudiced, the author records his feeling। हालांकि वो उसको बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि वो सिंपैथी क्यों नहीं कर रहा है, और शायद उसके दिमाग में ऑलरेडी प्रेजुडिस है कि हाँ ये सोसाइटी के लोग ऐसे ही होते हैं, पर द ऑथर रिकॉर्ड्स हिज फीलिंग, फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड किया। For a short while he escaped the luxurious world of Nizamuddin East and Sujan Singh Park, enjoying a party with his friend। थोड़े टाइम के लिए वो अपनी इस 3 साल के टेन्योर में निकल गया था अपनी लग्जूरियस लाइफ को इंजॉय करने के लिए निज़ामुद्दीन ईस्ट में और सुजान सिंह पार्क में, बट देन अगेन ही केम बैक एंड completed his book and did interviews and all that। अब ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट आर टॉट टू कीप एन इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर सब्जेक्ट मैटर, बट सूफी इज ऑन द first name terms with his inmates of the quotas and they call him Sufi bhai and joke with him। जनरली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो एक डिस्टेंस रखते हैं, जिस चीज़ के ऊपर वो बुक लिख रहे हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, उसके बीच में और अपने बीच में एक डिस्टेंस रखते हैं कि इमोशनली अटैच ना हो। पर वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे कोटे के लोगों के साथ। वहाँ के लोग उनको सूफी भाईजान बोलते थे और उनके साथ जोक भी करते थे। तो यही सारी चीज़ें जो बताया गया है कि भाई उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था और वो सारी चीज़ें। ओनली अ राइटर विद डीपेस्ट सेंस ऑफ एम्पैथी वुड डू दैट, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी थी, मतलब वो लोगों की तकलीफ को समझते थे। सिर्फ ऐसा ही राइटर ऐसा कर सकता है कि वो उनके साथ इतने जोक कर पाए, इतने फ्रेंडली हो जाए। अब समिंग अप में यही है, बेसिकली मैंने आपको पूरी ही स्टोरी बता दी है, तो आपको समिंग अप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि दिस बुक वॉज अबाउट सेक्स वर्कर ऑन द GB रोड। मेनली उन्होंने सुषमा के बारे में लिखा है, इसके अलावा उन्होंने सुषमा के साथ सारा बाई और वहाँ के और जो दूसरी लड़कियाँ थी उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखा है। द ऑथर्स फोर्थ राइट मतलब डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी इज मैच्ड विद द ऑनेस्ट with which he records his own thought। मतलब कि जो उनकी जो ये द ऑथर्स डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज मैच्ड बाय द ऑनेस्ट with which he records his own thoughts and feeling। मतलब अपनी उस डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने बिल्कुल फ्रैंक होकर के अपनी ऑनेस्ट थॉट्स और फीलिंग को बिल्कुल अच्छे से दर्शाया है। और जो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफ उन्होंने बीच बीच में डाली है टेक्स्ट के साथ, उससे एक रिच डायमेंशन ऐड होती है उनके नरेशन में। तो ये थोड़ा सा बाद में बताया कि क्या अच्छी चीज़ है। तो ये थी पूरी लाइफ नरेटिव उनकी। इसकी ग्लोसरी मतलब कि इसमें क्या क्या वर्ड है जिनके मीनिंग है। कोठा आपको पता ही है, हाउस वेयर सेक्स वर्कर लिव। गारा साड़ीज, ये एक तरीके की साड़ी होती है, एक तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि पारसी लेडीज पहनती हैं। चमक धमक हमें पता ही है, शाइन एंड ग्लिटर। मिडी मीन्स एक लंबे से फ्रॉक को मिडी बोलते हैं।
धंधा, इट्स अ कोलोकियल टर्म मीनिंग बिजनेस। सेक्स वर्कर्स के काम के लिए एक कोलोकियल मतलब डेली यूज में बोले जाने वाली लैंग्वेज का ये वर्ड है। सॉलिसिट कस्टमर्स मीन्स ऑफर सर्विसेज, कस्टमर्स को सर्विसेज देना एज अ सेक्स वर्कर। तो ये हो गई इसकी ग्रोसरी। अब इसका क्वेश्चन क्या है, आपको इसका क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सुषमा लाइफ। सुषमा की लाइफ के बारे में एक आपको छोटा सा राइट अप लिखना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरी स्टोरी समझाई है, तो आई थिंक आपके दिमाग में बहुत पिक्चर्स आ गई होंगी सुषमा की लाइफ को लेकर के, आप उसको आराम से लिख सकते हैं। एंड मेंशन सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ सूफीज राइटिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे सूफी ने क्या क्या बताया है, कैसे राइटिंग की, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है कि बहुत ही ऑनेस्ट थे, डिटेल्स के बारे में उन्होंने बहुत ध्यान दिया हुआ है और उन्होंने बिल्कुल भी हैरेस फील नहीं किया, फ्रैंकनेस के साथ ये सारी चीज़ें सब कुछ लिखी हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है नैरेटिव स्टाइल, इसको आप एक बार और अच्छे से रीड करेंगे तो आपको उनकी राइटिंग स्टाइल के डिस्टिंक्टिव फीचर मिल जाएंगे। तो आज के लाइफ नैरेटिव में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे कवर किशाल्या भट्टाचार्य जी की बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समरी प्रिपेयर हो जाए। सी यू। एंड अगर हाँ चैनल शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।